1947 15 अगस्त को जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी गई? और जब 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी क्यों मनाता है, हम 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं? जब आज़ादी मिल गई तो ये तो अचानक हुआ। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान की करेंसी हमारी करेंसी अलग अलग कैसे हुई? उस वक्त ख़जाने में कितने पैसे थे? और जब पहली बार आज़ादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया तो उस वक्त गांधी जी कहाँ थे? क्या वो आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे? इन सारे सवालों के जवाब इस कहानी के बाद। सबसे पहले कहानी, बंटवारे के बाद अंग्रेज़ों ने जाते जाते वही अपना काम, अपना गुल खिला दिया था। अच्छे खासे देश के टुकड़े करवा दिए और इंडिया पाक बना और एक तरफ पाकिस्तान बना। अब पाकिस्तान बनने के बाद हम अलग हो गए, लेकिन थे तो पड़ोसी, कभी एक ही थे। तो थोड़े दिनों के बाद रिश्ते ठीक ठाक हुए। अब भारत से लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान से भारत आते हैं, हमारे व्यापार भी हैं सरकारी तौर पर। लेकिन एक दूसरे के यहाँ आने जाने के तरीके क्या थे? 3 रास्ते थे। एक हवाई रास्ता, फ्लाइट से आप जाएं, दूसरा सड़क के रास्ते, बस से जाएं, और तीसरा था ट्रैक के जरिए, रेलवे ट्रैक, रेलगाड़ी से जाएं। यही 3 रास्ता। 3 ही रास्तों से अक्सर हम आया जाया करते हैं। अब इधर लंबा अरसा हो गया है पाकिस्तान के लिए, हमने अपना एयर स्पेस जो है और पाकिस्तान ने हमारे लिए बंद कर रखा है। तो पाकिस्तान के ऊपर से हमारा कोई हवाई जहाज़ नहीं उड़ता और न हमारे आसमान के ऊपर से पाकिस्तान का कोई जहाज़ उड़ता है। इसको लेके हम दोनों तरफ से बड़ी मुश्किल में, जो सफ़र कम घंटों में पूरा हो सकता था अब वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब पाकिस्तान के ऊपर उड़ना नहीं है तो हमें दूसरी तरफ से घूम कर जाना पड़ता है। सेम पाकिस्तान के लिए उनको भी दूसरी तरफ से घूम के जाना पड़ता है, तो लंबा वक्त लग जाता है। मुसाफिरों की परेशानी अलग है। एक बस सर्विस चला करती थी जब वाजपेयी जी थे और पाकिस्तान में नवाज शरीफ, तो बस सर्विस दिल्ली से ही चलती थी। दिल्ली गेट के पास एक अम्बेडकर स्टेडियम है जिसके बराबर में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है अपना क्रिकेट का, वहीं से। लेकिन तनाव हुए तो वो बस सर्विस भी ख़त्म हो गई, बंद हो गई, वरना वो डीटीसी की बस थी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की। अब बची तीसरी, और वो थी एक ट्रेन जो शिमला समझौता एक्सप्रेस के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच दिल्ली से अटारी, अटारी से फिर लाहौर, ये ट्रेन चला करती थी। और सबसे सस्ता माध्यम यही था भारत और पाकिस्तान के मुसाफिरों को एक दूसरे के आने जाने के लिए। 1972 में शिमला समझौता हुआ था, और ये शिमला समझौता जब हुआ था तो उस वक्त इंदिरा गांधी थी हमारी प्राइम मिनिस्टर, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के, बेनज़ीर भुट्टो के पिता। इस समझौते में बहुत सारे समझौते हुए, उन्हीं में से एक था कि अब ट्रेन का रास्ता खोला जाए इंडिया पाकिस्तान के लिए। तो वह ठीक है। तो जब उस ट्रेन का आगाज़ हुआ, शुरुआत हुई, तो उसको नाम दिया गया था एक, मतलब मोहब्बत की गाड़ी, क्योंकि मोहब्बत लेकर दोनों देश एक दूसरे के यहाँ मुसाफिर जा रहे हैं। और वैसे उसका नाम रखा गया था समझौता एक्सप्रेस, क्योंकि समझौता दोनों देश में हुआ था कि ट्रेन चलेगी। और ये ट्रेन पहली बार फिर 22 जुलाई 1974, बल्कि 1976 को 22 जुलाई पहली बार ये ट्रेन चली। और तब इस ट्रेन का रूट था जो पाकिस्तान में जाने के लिए हमारा अटारी जो बॉर्डर है और वाघा बॉर्डर, तो वहाँ तक जाता है अटारी और वाघा, और वहाँ तक ट्रेन जाती है और फिर वहाँ से ये लाहौर तक ट्रेन चलती। लेकिन फिर बीच में 80s में पंजाब में हालात ठीक नहीं हुए, टेररिज्म आया, तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं, ये अब वहाँ से नहीं चलेगी, बल्कि अब ये ट्रेन चलेगी पुरानी दिल्ली से। तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये रात को ट्रेन चला करती थी। मुझे याद है क्योंकि मैंने कई बार ये स्टोरी कवर की थी। समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट भी हुआ था, वो आगे बताऊँगा। तो खैर ये ट्रेन लगातार चल रही थी और चलती रही। लेकिन अब आज की कहानी यह है कि पिछले 5 सालों से इसी समझौता एक्सप्रेस के 11 डब्बे, 11 बोगी पाकिस्तान के अंदर है। हमारी सरहद से कुछ किलोमीटर दूर पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर, वहाँ के स्टेशन पर 11 डब्बे पिछले 5 सालों से खड़े हुए, और ना वो हमें पाकिस्तान वापस कर रहा है और ना हम उसे लेने के लिए जा रहे हैं। अब ऐसा क्यों है? भारतीय रेलवे के 11 कोच, 11 डब्बे, 11 बोगी पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है? मोहब्बत की गाड़ी वहाँ क्यों अटकी है? तो इसकी पूरी कहानी शुरू होती है जब हमारे यहाँ कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया गया। अब एक विशेष दर्जा मिलता था इस आर्टिकल को हटाने, क्योंकि कश्मीरी को पहले एक विशेष दर्जा आर्टिकल 370 दिया करता था। तो भारत सरकार ने फैसला किया उसको हटा देते हैं, उसको हटा दिया गया। ये बात फरवरी 2019 की है। इससे पाकिस्तान खुश नहीं था, क्योंकि कश्मीर में हमेशा आपको पता है मामला ऐसे ही रहता है। तो उसी के बाद इस समझौता एक्सप्रेस पर असर पड़ गया, और अब ये हुआ कि ये समझौता एक्सप्रेस चलेगी कि नहीं। जब समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत हुई, उसके धीरे धीरे रिश्ते बढ़े, तो फिर ये हुआ कि समझौता एक्सप्रेस हर थर्सडे, गुरुवार को, और हर मंडे, सोमवार को अटारी, यानी कि अपने भारत के बॉर्डर से लाहौर की तरफ जाएगी। उनका वाघा बॉर्डर है, और अटारी से वाघा की जो दूरी है
वो कुल 29 किलोमीटर। अटारी के पास वाघा स्टेशन, और अटारी के वाघा स्टेशन तक जब जाते हैं जो पाकिस्तान के तहत आता है, तो पहले तो अटारी से बहुत आप लंबा सफ़र करते हैं, अभी आप इंडिया के ही बॉर्डर में हैं, लेकिन जैसे ही आप पाकिस्तान की सीमा लांघते हैं, उसमें दाखिल होते हैं, तो पाकिस्तान के बॉर्डर से पाकिस्तान के उस वाघा स्टेशन की दूरी सिर्फ लगभग 3.25 किलोमीटर है। तो ये चला करती थी, और ये जो ट्रेन चला करती थी इसके लिए कुछ नियम थे। जब समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत हुई तो एक और भी समझौता हुआ था, और वो समझौता रेलवे के रेक को लेकर हुआ था। और समझौता ये था कि पाकिस्तान हर 6 महीने में और भारत हर 6 महीने में अपने अपने रेक भेजेगा बारी बारी से। पाकिस्तान के लिए था कि जनवरी से जून तक वो अपने रेक भेजेगा, और भारत के लिए था कि जुलाई से दिसंबर तक भेजेगा। और ये सिलसिला चलता रहा 2019 तक। लेकिन अचानक आर्टिकल 370 कश्मीर से हटा, पाकिस्तान नाराज़ हुआ, और वहीं उसी दिन से ये पूरा जो समझौता एक तरह से टूट गया। 7 अगस्त 2019 को दोपहर 12:30 बजे 110 इंडियन और पाकिस्तानी पैसेंजर थे इसी समझौता एक्सप्रेस में, और इनको अटारी पहुंचना था पाकिस्तान से। लेकिन वो दिन शाम करीब 5 बजे पहुंची ये समझौता एक्सप्रेस की ट्रेन, और उसके बाद जब वो पहुंची तो फिर जो खाली रेक था उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, क्योंकि मुसाफिर आने जाने थे, सबको थे। अब अगले दिन यानी कि 8 अगस्त को पाकिस्तान से मुसाफिरों को लेकर आना था, और पाकिस्तानी रेलवे अधिकारियों के पास वो डब्बे जो भारत के थे वो खड़े हुए थे, क्योंकि ये अगस्त था। जनवरी से जून तक पाकिस्तान को अपना रेक इस्तेमाल करना था, और जुलाई से दिसंबर तक हमारा। तो अब हमारी बारी थी, हमारे जा रहे थे। इंजन अदला बदली हो जाती थी दोनों देशों की। तो अब जो डब्बे थे वो भारत गए, और 8 अगस्त को अब वहाँ से वाघा बॉर्डर से अटारी पहुँचना था। लेकिन हुआ ये कि 7 अगस्त को जब यहाँ पहुँचे, उस वक्त तक आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर, उसको लेके बड़ा तनाव, टेंशन, पाकिस्तान की सरकार भी नाराज़, आर्मी तो आपको पता है। फिर ये हुआ कि वहाँ से जब ट्रेन चलनी थी, तभी जो इंजन का ड्राइवर था पाकिस्तानी रेलवे का, और जो उनके गार्ड, उन्होंने कहा कि भैया हम इस ट्रेन को लेके अटारी नहीं जाएंगे, मतलब हम इंडिया नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या माहौल ख़राब है, ये कुछ हो जाए। तो अब वाघा बॉर्डर पर ट्रेन खड़ी है, मुसाफिर उसमें सवार हो चुके हैं जिनको भारत आना है, जो इंडियन हैं, कुछ पाकिस्तानी भी सवार हैं, लेकिन गार्ड और ड्राइवर ने मना कर दिया। अब वाघा बॉर्डर के स्टेशन मास्टर ने कांटेक्ट किया अटारी के स्टेशन मास्टर को, और कहा कि भाई हमारे गार्ड और ड्राइवर ने मना कर दिया, तो एक काम करो, आप अपने इंजन भेज दो और ये ड्राइवर और गार्ड भेज दो और इनको ले जाओ। अब उन्होंने कहा हम ऐसे कैसे भेज सकते हैं, बारी आपकी, आप भेजो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो तनाव और ये है, अब कैसे आए जान जोखिम में डालकर। तो वो ट्रेन आई ही नहीं 8 अगस्त को, और वो 8 अगस्त 2019 और आज 15 अगस्त 2024 जो 11 डब्बे समझौता एक्सप्रेस में लगे होते हैं, जिन्हें 11 डब्बों में सारे मुसाफिर सवार होकर आते हैं, वो 11 डब्बे उसी वाघा बॉर्डर पर आज भी खड़े, वहीं खड़ी है एक रेलवे ट्रैक पर, और वो पिछले 5 सालों से भारत नहीं भेजा। हालांकि वो सारे डब्बे भारत के हैं। अब इस दौरान में भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने 4 बार पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वहाँ की रेलवे अथॉरिटी को लेटर लिखा कि भैया हमारे 11 डब्बे हैं वो तो भेज दो। अब पहले तो लेटर का जवाब आया नहीं, जब बार बार उनको कहा गया तो फिर उधर से एक बार रिप्लाई आया, और वही आया कि भाई साहब आपके डब्बे हैं, आप अपने इंजन भेजो ड्राइवर के साथ, इस डब्बों को उसमें लपेटो और ले जाओ। अब वो कह रहे हैं कि हम क्यों भेजें, बारी आपकी, आप भेजो। तो बस इसी बात पर कि इंजन कौन भेजे, इंजन कौन लगाए, भारत के इंजन हो, पाकिस्तान का इंजन हो, वो 11 डब्बे यूं ही लावारिस उस पटरी पर, उसका कुछ और कर भी नहीं सकते। अब तो पता नहीं उसकी हालत भी क्या होगी, तस्वीर वैसे है, देख लीजिए। तो अब वो वैसे ही वहाँ वो डब्बे खड़े हुए, अब वो कब आएगा पता नहीं। और ये वो समझौता एक्सप्रेस है जिसमें एक बार धमाका हुआ था, और इस धमाके में 60 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, और उसके बाद भी ये कई बार रुका। जब मुंबई में अटैक हुआ था तब भी समझौता एक्सप्रेस को रोका गया था। तो कई बार ऐसा हुआ कि इस ट्रेन को रोका गया इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन ये 2019 के बाद से अब तक यूं ही वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के समझौता एक्सप्रेस के हमारे 11 डब्बे जो हैं वो ऐसे ही खड़े हुए हैं। अब आप सोचिए कि एक पूरा का पूरा मतलब 11 डब्बे बोगी और पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, और वो कह रहे हैं कि भैया आप इंजन भेजो और ले जाओ। अब यहाँ से इंजन भी नहीं जा रहा, वो अपना नहीं दे रहे हैं, अब लटका हुआ है। अब जब फिर कभी समझौता होगा, हालात सुधरेंगे, तो क्या पता ट्रैक पटरी पर फिर से ट्रेन दौड़े तो शायद समझौता एक्सप्रेस के 11 डब्बे वापस आ जाएं। तो ये उन्हें 11 डब्बों की कहानी हुई। अब जो मैंने शुरू में आपसे कहा था, चूँकि आज आज़ादी का दिन है, तो आज बुरी खबरों के बजाय कुछ अच्छी और जानकारी वाली खबरें, चीज़ें सुनते हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, पर आपको पता है कि 15 अगस्त की तारीख किसने और क्यों चुनी? ये एक इत्तेफाक था, इसके पीछे कोई कहानी नहीं थी।
कि हम 15 ही अगस्त आज़ाद हो सकता है हम सितंबर में आज़ाद होते, सितंबर की कोई तारीख होती। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे हमारे आखिरी गवर्नर जनरल इंडिया में, तो एक बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें यह है कि अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेजी हुक्मरान ने यह फैसला कर लिया था कि इंडिया को आज़ाद करना है। और जब शुरुआत में उन्होंने डेट रखा था वो था कि 1948 सितंबर से पहले इंडिया से सारे अंग्रेज निकल लेंगे और हुकूमत जो भारतीयों को सौंप दी जाएगी। उसके बाद माउंटबेटन यहाँ पर आए सत्ता हस्तांतरित करने के लिए। अब वो लग गए। अब इत्तेफाक से ये सारी चीज़ें चल रही थी, कैसे होगा क्या होगा। तभी उनसे किसी ने पूछा कि अच्छा आपने कोई तारीख चुनी है कि कब सत्ता हस्तांतरण होगा, यानी किस दिन इस देश को आज़ादी मिलेगी, वो तारीख क्या होगी। अब उस वक्त तक इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, बंटवारा कैसे होगा क्या होगा, उधर पाकिस्तान को भी अलग करना था, सारी चीज़ें तो दिमाग में चली रही थी। तो ये हुआ कि उन्हें मालूम था कि सितंबर के आसपास की कोई तारीख होगी जब तक हमारा काम हो जाएगा। लेकिन उस वक्त उन्होंने सोचा ही नहीं और लॉर्ड माउंटबेटन के मुंह से निकल गया 15 अगस्त को आज़ाद कर देंगे। तो जब ये निकल गया तो कई जगह से बातें होते हुए इधर उधर छप भी गई। तो जब छपी तो पहली बार ये पता चला कि यार 15 अगस्त है। अब 15 अगस्त लॉर्ड माउंटबेटन के मुंह से निकला क्यों? क्योंकि हो सकता था कोई और भी तारीख निकल सकती थी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कोई भी। लेकिन वो निकला। बाद में लोगों ने इसके मतलब निकालने शुरू किए कि भाई 15 अगस्त उन्होंने क्यों कहा था। कुछ चीज़ों से जुड़ा भी है, जैसे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जब जापान ने सरेंडर किया था वो उसकी 2nd एनिवर्सरी थी और वो तारीख 15 अगस्त थी। तो इसी दिन जापान के राजा जो हिरोहितो थे उन्होंने आत्मसमर्पण का ऐलान किया था। तो कहा जाता है कि शायद उसकी वजह से भी ये तारीख है, लेकिन कंफर्म नहीं है। लेकिन ये है कि एक इत्तेफाक था, अचानक लॉर्ड माउंटबेटन के मुंह से निकला। ये पूरी चीज़ कहानी जो है फ्रीडम एट मिडनाइट बुक में लिखी हुई है और इसीलिए हमारी तारीख 15 अगस्त पड़ी। इसके लिए कोई ख़ास और वजह नहीं थी। अब एक बड़ा सवाल है जो कई लोगों ने जाना, पूछते भी हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ और जब बंटवारे से पहले जब आज़ादी मिली तो आज़ादी सिर्फ इंडिया को तो मिली नहीं, क्योंकि बंटवारा तो हो चुका था। अब अंग्रेज़ों ने एक ही दिन तय किया था। तो जब 15 अगस्त माउंटबेटन ने भारत के लिए कहा तो पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ादी क्यों मनाता है, जबकि आज़ाद दोनों देश एक साथ हुआ है। तो उसकी कहानी है। कहानी यह है कि यह तय हो चुका था कि माउंटबेटन और बाकी फैसला हो चुका, पाकिस्तान अलग देश होगा और इंडिया अलग देश होगा। अब सत्ता ट्रांसफ़र करना था, पावर, मतलब सरकार को। तो जैसे ही आप सत्ता ट्रांसफ़र करते हैं इसका मतलब है उसी पल से वो देश आज़ाद हो गया। तो अब ये पावर जो है, सत्ता, ये ट्रांसफ़र कौन करेगा, कैसे करेगा? तो अब ये हुआ कि अगर 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ये सत्ता ट्रांसफ़र करते हैं नई दिल्ली में, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और बाकी लोग जो उस वक्त सबसे सर्वेसर्वा लीडर थे, तो फिर उसी दिन यहाँ से सत्ता हस्तांतरण के बाद वो पाकिस्तान पहुँचे और टाइम पर पहुँचे, इसकी उम्मीद कम थी। 47 की बात है, तब तो ये बुलेट ट्रेन और फ्लाइट ये सब बड़ी चीज़ें थी। तो ये था कि वो सेम डे नहीं पहुँच सकते। तो सेम डे नहीं पहुँचेंगे तो फिर पाकिस्तान में भी आपको ऑफिशियली तो करना है, पावर को ट्रांसफ़र करना है, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करें? तो बड़ा सोचा गया कि भाई नई दिल्ली से लाहौर या नई दिल्ली से इस्लामाबाद कैसे पहुँचे हैं और कैसे हो। तो सारी चीज़ों पे मंथन हुई। उसके बाद ये तय हुआ कि एक काम करते हैं, पहले पाकिस्तान को सत्ता ट्रांसफ़र कर देते हैं और उनको ट्रांसफ़र करने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली आएंगे। तो बोला कि ये कहा गया कि ये ठीक है। तो वो 14 अगस्त को पाकिस्तान गए और 14 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान को ऑफिशियली सत्ता हस्तांतरण करा और कहा कि अब आप आज़ाद हो। तो पाकिस्तान ने फिर कहा कि चलो, वरना शुरुआत में ये थी कि वहाँ के जो पाकिस्तान के कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब 15 अगस्त ही मानते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं, सत्ता जो ट्रांसफ़र हुआ था वो 14 अगस्त को हुआ था, इसलिए पाकिस्तान ने धीरे धीरे आगे चलकर ये मान लिया कि हमारी आज़ादी का जो दिन है, जो तारीख है, वो 14 अगस्त है। तो इसलिए वो 14 अगस्त को मनाने लगे। वहाँ सत्ता देने के बाद अब लॉर्ड माउंटबेटन नई दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद अब वो यहाँ पे सत्ता हस्तांतरण करते हैं और वो था 15 अगस्त। तो 15 अगस्त की तारीख हुई, तो इसलिए हमने 15 अगस्त से आज़ादी मनानी शुरू कर दी। तो यही है कि एक ही दिन आज़ाद हुए दोनों देश, लेकिन एक 14 को मना था और एक 15 को। उसके पीछे की कहानी यही है। अच्छा, अब देश आज़ाद हो गया, आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जब पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, अब अंग्रेज़, तो बहुत सारे लोगों का कि क्या 15 अगस्त 1947 को सारे गोरे जो थे यहाँ से निकल लिए थे? नहीं। जैसी सत्ता का ट्रांसफ़र हुआ तो जितने भी अंग्रेज़ सैनिक थे, फौजी थे, उन्हें कहा कि आप सब अपने बैरक में लौट जाओ, अब आप सड़कों पर बाकी जगह नहीं होगी। कुछ बड़े अफसर थे जो, उनको बाकायदा कहा गया था कि आप मदद, क्योंकि अब तक अंग्रेज़ ही चला रहे थे हुकूमत। तब उनके जो अफसर थे सीनियर, उनको रोका गया था, क्योंकि तब तक दंगे वंगे बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई थी कि आप थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर में हमारी मदद करो। लेकिन जो बाकी जनरल आर्मी या फौज थे, उनको सबको बैरक में लौटा दिया और धीरे धीरे वो निकल लिए थे देश से। सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी वो थी कि बंटवारा तो हो गया, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया, 15 अगस्त को हम हो गए, लेकिन अब ये है कि भैया
13 अगस्त तक तो पाकिस्तान में वही करेंसी चल रही है जो हमारे देश में चल रही है, वही रुपया चल रहा है, वही पैसे चल रहे हैं। अब रात बीते और सुबह 13 के बाद 14 हो गया और 14 आज़ाद हो गए। अब नया नोट कहाँ से लाओगे 24 घंटे में? तो पाकिस्तानी लोग खरीदेंगे कैसे, क्या करेंगे? अब बड़ी दिक्कत आनन फानन में हो। और तब जो करेंसी छपती थी वो एक ही जगह छपती थी अपने देश में, इंडिया पाकिस्तान सब मिलाकर, वो नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छपा करती थी। और वो बड़ी जाहिर सी बात है सीक्रेट जगह सब कुछ, क्योंकि मोहर वोहर सब वहीं। अब ये हुआ कि सबसे बड़ी करेंसी तो वहीं छपती है और वो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब पाकिस्तान का ये हुआ कि आज़ाद हो गए और आज़ाद होने के बाद भी हम इंडियन करेंसी चलाएं, ये बड़ी बेइज्जती की बात है। तो आनंद फानन में मीटिंग हुई क्या कि कैसे करें। तो फिर ये कहा गया कि एक काम करो, तुम नासिक प्रिंटिंग प्रेस से ही अपनी करेंसी छपा लो, करेंसी का अपना डिज़ाइन बनाओ। अब ये हुआ कि आज़ाद हो गए हम, ये तो दूसरा देश हो गया, दूसरे देश में अपनी करेंसी कैसे, पर कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर ये हुआ कि ठीक है हम अपने, अच्छा आरबीआई अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही छापती थी नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। तो फिर पाकिस्तान ने अपने ऑफिशियल भेजे, उन्होंने कहा हम नासिक भेजते हैं हमारी निगरानी में, ताकि उस मोहर को और उस सारी चीज़ों को कोई और ना करे कॉपी। तो वहाँ पहुँचे और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान की करेंसी छापी थी पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में नासिक प्रिंटिंग प्रेस से। तो आज़ाद होने के बाद भी हमारी मतलब भारतीय रिजर्व बैंक पाकिस्तान की करेंसी छाप रही थी। और अब ये हुआ कि भाई रुपये अलग हो गया इंडिया से और पाकिस्तान, अंग्रेज़ों के भी पिक्चर हुआ करते थे, वो हटाया गया। और पाकिस्तान के नोट पर जो वाइट हिस्सा था, सफ़ेद हिस्सा, उस पर अंग्रेज़ी में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिखा गया पहली बार, और उर्दू में नीचे हुकूमत पाकिस्तान लिखा गया था, ताकि ये पता चल सके कि ये पाकिस्तान की करेंसी है, बाकी सब वैसी थी लगभग। फिर धीरे धीरे बाद में करेंसी और उनके अपने जो हैं टकसाल, वहाँ से नोट छपने लगे। लेकिन है ना दिलचस्प कि आज़ाद हो गया, एक दूसरा देश हो गया, लेकिन उनके नोट हमारे छाप रहे हैं, हमारे हैं और हम छाप रहे हैं। कमाल की चीज़ थी। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, अंग्रेज़ों ने जब सत्ता, जो बार बार मैं कह रहा हूँ हस्तांतरण, सत्ता ट्रांसफ़र, तो उसमें सारी चीज़ें होती है, आपको हर चीज़ देनी पड़ती है। तो ख़जाना भी दिया था अंग्रेज़ों ने जाते आते, ये लो भाई, हालांकि ज़्यादातर हिस्सा तो लूट गए थे, पहले ही खाली कर दिया था। लेकिन जब उन्होंने भारत सरकार को जब दिया, तब जो कैश दिए थे पूरे, 15 अगस्त 1947 को कुल 400 करोड़ रुपए हमारे ख़जाने में बचे थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के ख़जाने में 400 करोड़ रुपीज़ थे। सोचे 400 करोड़ रुपए के, मतलब इससे पता नहीं कितने हज़ार गुना ज़्यादा तो अंबानी जी के उसमें शादी में खर्च होगा। और तब पूरे भारत के पास सिर्फ 400 करोड़ रुपए थे और एग्रीमेंट में इतना ही लिखा गया था। इनमें से 400 में से भी 325 करोड़ भारत को मिले और 75 करोड़ पाकिस्तान को चले गए, मतलब 325 करोड़ बचे। 325 करोड़ रुपए में क्या होगा? अब इसमें यह था कि जो सबसे इंटरेस्टिंग क्राइम वाली बात कि इंडिया पाकिस्तान तो बन गया, 14 और 15 अगस्त की आज़ादी के दिन हो गए। तब भी तो क्रिमिनल थे, बुरे लोग तो थे ही, मुजरिम तो थे ही, रेपिस्ट भी, कातिल भी, चोर भी, उचक्के भी, और जेल भी थे, जेलों में बंद थे। तो भैया जब बंटवारा हो गया तो फिर कैदियों का क्या हुआ? तो कहते हैं जो पॉलिटिकल कैदी थी उनको तो आनन फानन में छोड़ दिया गया कि चलो भाई आज़ाद हो गया, बैठाओ। और जो क्रिमिनल थे उनमें से कुछ लगा कि दंगे वंगे हो रहे हैं, जेल में भी ये है, तो कईयों को तो भगा लिया गया, जा भाई तेरा नसीब। और कुछ ऐसे कैदी थे जहाँ जेल में जगह थी, इंतज़ाम सही था दोनों तरफ, उनको कहा गया कि नहीं भाई तुम अपनी सज़ा पूरी करोगे। तो उन लोगों ने अपनी सज़ा पूरी की। इसके अलावा एक सवाल यह था कि क्या महात्मा गांधी आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हुए थे? 1947 की बात है ये। तो असल में उस दिन जब 1947 15 अगस्त को पहली बार तिरंगा हमारा लहराया, फहराया गया, तब गांधी जी दिल्ली में थे ही नहीं। मतलब इस सबसे बड़े मौके पर जो उन्होंने पूरा एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी बिना हिंसा के, अहिंसक तरीके से, जब सबसे बड़ा मौका आया तो वो चुपचाप दिल्ली से निकल लिए थे और पहुंच गया कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में तब हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे, बंटवारे की वजह से आपको पता है लाखों लोगों की जान गई। जितनी आज़ादी की लड़ाई में लोग शहीद नहीं हुए थे, उससे कई हज़ार गुना ज़्यादा लोग इस आज़ादी के दौरान हुए बंटवारे में मारे गए थे। तो गांधी जी वहीं पे लोगों को, दंगाइयों को समझाने के लिए 15 अगस्त 1947 को कोलकाता थे और उन्होंने एक दिन का व्रत या उपवास रखा था और वो वहीं थे। और कहते हैं कि जब नेहरू जी ने भाषण दिया पहली बार आज़ादी का, तो गांधी जी ने सुना ही नहीं था नेहरू जी के उस भाषण को, इसलिए कि वो सो रहे थे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए राष्ट्रपिता जिनकी अगुवाई में इस देश को आज़ादी मिली, जब जश्न का मौका था तब वो उससे दूर हो गए। कोई महान या फिर ऐसा व्यक्तित्व यूं ही नहीं बन जाता है, ये तपस्या या कुर्बानी, इसी से आदमी बड़ा भी होता है, इसी से महान भी होता है और इसी से महात्मा भी होता है। इसीलिए महात्मा गांधी कहलाए वो। तो एक बार फिर से आप तमाम लोगों को स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सब अच्छे रहें, खुश रहें,
आज़ादी का जश्न मनाएं और जब मौका मिले अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। देश के लिए करने का मतलब ये नहीं कि आप जाकर बॉर्डर पर लड़ें, उसके लिए तो हमारे जवान काफ़ी हैं, सक्षम हैं। देश में अगर कोई कहता है कि देश की सेवा कीजिए तो बड़ा आसान तरीका है। अगर आप किसी भी एक शख्स की कोई मदद कर देते हैं तो समझ लीजिए वो उससे बड़ी देश की सेवा नहीं है, क्योंकि हम सब भारतीय, हम सब हिंदुस्तानी। तो एक दूसरे की अगर आप मदद करते हैं ना तो वो भी देश सेवा से कम नहीं होता है। तो अगर हम सब एक दूसरे की मदद की ठान लें तो सोचिए देश कितना गुलजार हो जाएगा, कितना हसीन, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा। इन्हीं दुआओं के साथ बहुत बहुत मुबारक आप तमाम लोगों को आज़ादी का ये दिन। अब आपसे मुलाकात होगी कल नहीं, सैटरडे को। कल मैं छुट्टी ले रहा हूँ और कल कहानी एक ज़माने के बाद नहीं होगी और मुझे लगता है कि ये मौका मुझे मिलना भी चाहिए। तो कल हूँ नहीं, सैटरडे को लेकिन आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तो कल कोई कहानी नहीं, कल के लिए माफ़ी। मुलाकात अब सैटरडे को किसी नई कहानी के साथ।